आइए हम लोग बात करते हैं वायुमंडल, यानी जलवायु विज्ञान में हम लोग वायुमंडल के बारे में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे वायुमंडल यानी कि जलवायु विज्ञान, जिसे हम लोग सिलेबस में एक बार लिखा हुआ था कि वायुमंडल जैसे होता है सिलेबस में। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर आप वायुमंडल नहीं पढ़ाएंगे क्या? आए आपके सिलेबस में जलवायु विज्ञान लिखा हुआ है, वायुमंडल नहीं पढ़ाएंगे? हमने कहा कि उसका एक भाग है। कौन सा? वायुमंडल। और हमने उनको समझाया, तब वो नहीं माने, कहीं नहीं हमारे सिलेबस में यही चीज है। तो मैं आपको बता दूं जलवायु विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें अधिकांशतः चैप्टर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। जैसे हम लोग जलवायु भूगोल या जलवायु विज्ञान, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जलवायु जिसमें यानी ऐसी वायु जिसमें जल की मात्रा हो, वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को क्या करेगी? प्रभावित। यानी कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा किसी भी क्षेत्र की जलवायु को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। किसी भी क्षेत्र में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, अगर वायु में जलवाष्प अधिक है तो वर्षा अधिक होगी, कम है तो कम वर्षा होगी, ठीक है। उसी के अनुसार क्या होगा वहां पे जो जलवायु होगी, जलवायु जैसी होगी वैसी वनस्पतियां होगी, है कि नहीं? तभी तो आगे चल करके हम लोग कोपेन थॉर्नथ्वेट वगैरह पढ़ते, टिवार्था वगैरह, तो वो लोग किसको दर्शाते हैं? और जलवायु में वनस्पति, वर्षा, तापमान को ही तो आधार बना करके चलते। तो खैर आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल एवं वायुमंडल की संरचना जानते हैं। इसके बाद जो है वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय तापमान, तापमान कहने के लिए छोटा सा कि तापमान, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ना होता है। तापमान होता है, तापीय विलोमता होता है, तापीय विसंगतियां होती है, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर होता है, ये सब कुछ इसी में देखना होता है। यही नहीं बल्कि एक होता है सूर्यातप, ऊष्मा बजट, जहां से क्वेश्चन जो ऊष्मा बजट से ही पूछे जाते हैं, जिसमें एल्विडो वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न के तौर पे सुने होंगे एल्विडो। एल्विडो क्या है कि नहीं? इसी के बाद जो है सूर्य तप के बाद हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे आपको वायुदाब, वायुदाब और पवने, पवन, वायुदाब यानी कि पवन को कौन, पवन की दिशा को कौन निर्धारित करेगा? वायुदाब, यानी जहां हवा हो, यानी कि आप भी जानते हैं हवाएं चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, है कि नहीं? आगे अगर हम लोग बात करते हैं वायुदाब एवं पवन के बाद आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो इसी में पवन में हम लोग कई प्रकार के पवन पढ़ते हैं। जैसे प्रचलित पवन पढ़ते हैं, प्रचलित पवन उसी को ग्रहीय पवन कहते हैं, ऐसा ही है ना। उसी को जो है और भी कहते हैं, कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सनातनीय पवन कहते हैं। यही नहीं, इसके बाद जो है प्रचलित पवन के बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं जैसे इसी में सामयिक पवन, जो समय के अनुसार दिशा को बदलते रहते हैं दिन रात। एक होता है स्थानीय पवन, जैसे हमारे यहाँ स्थानीय पवन को जो है गर्मियों में जो चलती है उसको लू कहते हैं, और शीतकाल में जो चलती है उसको जो है शीतलहरी कहते हैं। यही नहीं बल्कि आगे पवन के बाद जैसे पवन समाप्त होता है तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता, इसी में जेट धारा वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे पवन में। इसके बाद आर्द्रता देखेंगे। आर्द्रता के बाद क्या होगा भाई? बादल बनेगा। बादल के बाद क्या होगा? वर्षा होगी। जाहिर सी बात है जब बादल होगा तो वर्षा होगी, ऐसा ही है ना। जब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे इसी में वर्षण के सिद्धांत वगैरह देख लेंगे। यही में वर्षा और वर्षण के सिद्धांत वगैरह देखेंगे। यही नहीं बल्कि उसके बाद वताग्र देखेंगे। वताग्र जब बनेगा तो चक्रवात जरूर बनेगा, चक्रवात और प्रति चक्रवात होगा, ऐसा ही है ना। इसके बाद जो होता है क्या होता है?
जलवायु वर्गीकरण, जिसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं, जलवायु वर्गीकरण में कोपेन थारथवेट मुख्य रूप से यह है। इसके अलावा जो भारत वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें टिवर्था वगैरह भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि टिवर्था ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का क्या किया था, संशोधन किया था। इस तरह से ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। इसी के बाद हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे आज वायुमंडल की संरचना के बारे में। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वायुमंडल की संरचना। लेकिन इतना चीजें हमें पढ़ना है। देखिए कुछ चैप्टर छोटे छोटे हैं और कुछ जो है बड़े बड़े, दो दो तीन तीन दिन चलते हैं। जैसे वायु दाब पवन अगर पढ़ना शुरू करते तो 3 दिन 4 दिन का चैप्टर होता है। वायु दाब एवं पवन कम से कम गिरी हुई कंडीशन में 3 से 3.5 दिन तक, 3.5 का मतलब 3 से 4 दिन का चैप्टर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे चक्रवात प्रति चक्रवात पढ़ते हैं तो चक्रवात प्रति चक्रवात पढ़ते तो ये भी 2 से 3 दिन का चैप्टर हो जाता है। कोपेन टिवर्था और ये पढ़ते थारथवेट पढ़ते, सॉरी कोपेन थारथवेट पढ़ते हैं तो 2-2.5 दिन का चैप्टर ये भी हो जाता है। मतलब कुछ चैप्टर हैं बड़े बड़े। अब जैसे आप ही देखिए ना, सूर्यताप उष्मा बजट देखते हैं तो 1 के दिन में खत्म हो जाएगा, उससे भी कम समय लगेगा। आर्द्रता पढ़ते हैं तो 1 दिन का क्लास होता है, उससे भी कम। बादल पढ़ते हैं तो 1 दिन का क्लास। मतलब कुछ चैप्टर छोटे छोटे और कुछ चैप्टर जो है बड़े भी। तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। देखिए शुरू करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल शुरू किया जाए, और बहुत दिन बाद और का तो दूसरा कहा था। अरे पढ़ना है तो रोज आया कीजिए, रोज पढ़ा कीजिए, नहीं तो क्या मतलब है। नहीं तो इलाहाबाद में रहिए। हम ही हफ्ता में 3 दिन पढ़ाए, 2 दिन गायब हो जाए तो कोई आएगा पढ़ने? कोई नहीं आएगा। और क्यों? क्योंकि आपकी रेगुलरिटी भंग हो जा रही है। ठीक है, इसलिए आप नहीं पढ़ना था, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलरिटी भंग हो रही, तो उसलिए रेगुलर होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं वायुमंडल। इधर हमारी ओर वायुमंडल कहते किसे हैं? वायुमंडल पृथ्वी के, ये देखिए, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमने क्या कहा कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के आवरण को जब हम वायुमंडल कहते हैं तो बात यह है कि हमारे वायुमंडल में 2 तरह की गैसें पाई जाती। एक जो है उसका नाम है सक्रिय गैस और दूसरा निष्क्रिय गैस। सक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस। सक्रिय गैस क्या है? तो देखिए हमने कहा एक सक्रिय गैस, दूसरा है निष्क्रिय गैस। इसी को हम लोग निष्क्रिय गैस को नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस। ठीक है, जैसे हम ये बात करते हैं कि सक्रिय गैस यानी ऐसी गैस से, इधर पीछे, ऐसी गैस से जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती है उसे सक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ऐसी गैसें जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती है उसे सक्रिय गैस कहते हैं, और ऐसी गैसें जो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेती है उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। यही है ना। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? देखिए यहां पे बहुत बढ़िया प्रश्न मैं बताऊंगा। इधर पीछे हमें देखिए, मुझे देखिए, मैं ही सर्वज्ञ हूं। ठीक है,
मैं ही वर्तमान, मैं ही भूत, मैं ही भविष्य हूं, सौर ब्रह्म मैं। तो यहां पे देखिए, यहां के बात करते हैं निष्क्रिय या नोबेल गैस। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, पहले हम प्रश्नों की बात करते हैं। नोबेल गैस की संख्या कितनी है, तो 6 है। एक क्वेश्चन यहां से ऐसे होगा कि निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए यहां पे आपने रट्टा मार लिया है कि आर्गन है, नियान है, जेनान है, क्रिप्टान है, रेडान है, यही है ना, हीलियम है, हो गया 6 ना, हीलियम, रेडान, जेनान, क्रिप्टान, आर्गन, नियान, ये सब क्या है, ये सब जो है निष्क्रिय गैस। लेकिन हमें प्रश्न, अब तो यहां तक तो ये सभी लोगों ने जान लिया, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रश्न ये है कि नोबेल गैसों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है। आर्गन गैस, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का तरीका बदला हुआ है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, और आर्गन जो है वो क्या है, निष्क्रिय गैस है, जिसकी मात्रा संपूर्ण गैसों में 0.93 है। सब कुछ यहां पर लिखा जाएगा। तो प्रश्न ऐसे ही होंगे कि सीधा न करके सिर्फ नोबेल गैसों से जोड़ के पूछा जाए कि नोबेल गैसों में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा है, बस समझ लें। तो वो तो आइए पहले 2 लाइन नोट करते हैं, इसको ले दो। हमने कहा कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। लिखे लिखे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे ले। हमारे वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है। 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है। एक जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती है उसे रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती है उसे सक्रिय गैस कहा जाता है। सक्रिय गैस कहा जाता है। सक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, तथा वह गैस जो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेती है
उसे निष्क्रिय या नोवेल गैस कहा जाता है। उसे निष्क्रिय या नोवेल गैस कहा जाता है। आगे देखिए, ठीक है, इधर देखेंगे हमारे वायुमंडल में जो आपने कहा नोवेल गैस जो है, नोवेल गैस की संख्या कितनी है? 6। किसने बताया? रामसे नामक विद्वान। रामसे नामक विद्वान ने बताया कि कितनी गैसें हैं, तो नोवेल गैसों की संख्या कितनी है? 6। 6 है। ठीक, नोवेल गैसों की संख्या 6। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि जब नोवेल गैसों की संख्या 6 है, इन्होंने बता, लेकिन नोवेल गैस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग नोट करें। लेकिन तो अगले लाइन से, रामसे नामक विद्वान ने हमारे वायुमंडल में नोवेल गैसों की संख्या नोवेल गैसों की संख्या 6 बताया। देखिए कौन कौन सी है, तो आर्गन, हीलियम, नियान, जेनान, रेडान, क्रिप्टॉन। सर्वाधिक नोवेल गैस ऐसे ही हमें नोट कर कि जो नोवेल गैस है उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, तो आर्गन की। हो गया। हो गया, चलिए आगे हेडिंग डालते, हटा रहा हूं, आगे हेडिंग डालेंगे। हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस है करके डैश देंगे। महत्वपूर्ण गैसें हैं, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है वो कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है भाई? नाइट्रोजन। कितनी मात्रा इसकी है, कितना लिखे? 70.8। इसके बाद सॉरी 78.8
2, सही है ना? ऑक्सीजन कितनी है? तो 20.94%। ठीक है। आर्गन, आर्गन जो है 0.93%। कार्बन डाई ऑक्साइड कितनी है भाई? तो 0.038। हाँ, नोट कीजिए। इसके बाद नियान है, सॉरी एक चीज यहां पर मिस्टेक हो रहा है। नियान है, नियान है 0.0018। हीलियम है 0.0005। ठीक है। मीथेन है 0.0017। उसके बाद ओजोन है 0.406। ये चलिए, ये क्वेश्चन के रूप में कभी कभार पूछे जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन के रूप में नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियान 0.0018 सब परसेंट में है। हीलियम 0.0005%, मीथेन 0.0017%, ओजोन 0.4806। आगे, इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं इसके बाद एक, अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे। ये तो वायुमंडल, देखिए हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा है, उसका उपयोग जो है कि जैसे हम लोग अगर कहीं आग जलाते हैं तो आग को फैलने से रोकता है। हर गैसों का अपना अपना अलग अलग कार्य है। ऑक्सीजन है वो आग को ही हम मान लेते हैं आग को जलाने के काम में लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझाने के काम में। मतलब जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं वो जो है ये। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखते हैं इसके बारे में, वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं तो हमारा वायुमंडल की बनावट की अगर बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। देखेंगे यहां पर वायुमंडल की संरचना, यहां पर एक बांटा गया है जिसका नाम है वायुमंडल संरचना। एक है ताप या ऊंचाई के आधार पर, दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है।
रासायनिक संगठन के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर हम लोग लेकर के चलते या ताप के आधार पर, जिसमें एक है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद जो मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद जो है आयन मंडल, उसके बाद एक है बहिर्व मंडल। अगला है यहां पर जो है रासायनिक संगठन के आधार पर देखते हैं तो दो हैं, एक सममंडल, दूसरा जो है विषम मंडल। सममंडल जिसकी ऊंचाई 0 से 90 किलोमीटर होती है, विषम मंडल जिसकी ऊंचाई 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसके अंतर्गत आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद जो है एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल और एक है मध्य मंडल। ये जबकि इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है आणविक नाइट्रोजन, ट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, आणविक हीलियम, आणविक ये जो है इसी के अंतर्गत आता है। हो गया नहीं, इसी को जो है कभी कभार अंग्रेजी में होते जब चित्र हम लोग बनाएंगे तो इसी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, ये सारी चीजें जो है हम लोग आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सारी चीजें जो है जब चित्र बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है। पीछे वाला जितना आप पढ़े हैं एक बार उसको कॉपी उलाट करके रिवीजन कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बाद वाला काम बाद में मत छोड़िए। हो गया, चलिए देखते हैं। और ठीक है,
मिल तो रहा है। मिल रहा। चलिए देखते हैं, हो गया ना, हटाया जाए, चित्र बनाते हैं। देखिए, ताप या ऊंचाई के आधार पर देखिए, इसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ये जो है, इसका नाम है समताप मंडल। ऐसे लिखते थोड़ा सा, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये है जिसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर। ये है आयन मंडल यानी आयनोस्फियर। ये बहिर्य मंडल एक्सोस्फियर। ये यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा यानी कि क्षोभ सीमा का मतलब ट्रोपोपॉज। ये समताप सीमा, समताप सीमा स्ट्रेटोपॉज ये जो है मध्य सीमा, इसको कहते हैं मेसोपॉज। मेसोपॉज आइए यहां पर देखते हैं, ये जो है 18 किलोमीटर
ये है 50 किलोमीटर, ये 0। ये जो है 400 किलो, सॉरी 80 किलोमीटर, ये है 400 किलोमीटर, ये है 10,000, किलोमीटर। यहीं पर एक परत ऐसे पाई जाती है ये 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच, जिसको हम लोग बोलते क्या है, ओजोन, ठीक है, ओजोन परत, ठीक है। इस मंडल में तूफानी हवा भी चलती है, जेट स्ट्रीम, बादलों का निर्माण होता है। यहां पे जो तापमान जो होता है -80 से -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें क्या होता है लिख लिए, तो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। बना लीजिए, इसमें अगर करेंगे तो 5 इसका नाम है जेट धारा। जेट जब खांचिए दिए तो नमो कर दिया जाए, जेट धारा। अब यही में जहाज उड़ाने लगे, वो सारी चीजें तो बनाने लगे, तो ये फिर गंदा मैप हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है बस इतना ही। हाँ, ओजोन परत, हाँ माइनस तापमान यहाँ पे होता है। हाँ, हाँ? वो उस पे डाला जाएगा ना, जो हमारा ये क्या कहा था उस पे। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है लाइव में, चलिए देखते हैं।
हो गया। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहले हम प्रश्न जानते हैं, यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न जानना अति आवश्यक है कि प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। बस पढ़ करके हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं तो कहते हैं कि यार कंप्लीट हो गया, हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। नहीं, जब तक आपने प्रश्न नहीं निकाला, प्रश्न नहीं जाना, तब तक ये तब तक कंप्लीट नहीं होता। और सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है कि पढ़ने के बाद हम प्रश्न देखते नहीं, पहले प्रश्न देखने के बाद तब उसको पढ़िए। प्रश्न देखने के बाद तब उसको पढ़िए, तब उस पर विचार कीजिए टॉपिक पे, तब मजा आता है कि नहीं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि प्रश्न क्या हो सकते हैं और क्या क्या पूछे गए हैं और क्या नए हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न दो तरह से होते हैं, एक क्या पूछे गए हैं और एक क्या नए निकल सकते हैं। पूछा गया प्रश्न ये है, किस मंडल की ऊंचाई सबसे कम है? किस मंडल में सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती है? किस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर कम होता है? उसी को कहा जाता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के दर से तापमान किस मंडल में घटता है। ये प्रश्न के रूप में ये पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं किस मंडल को बादलों का रंगमंच या परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। अब इसी के बाद किस मंडल में तूफानी हवाएं चलती है? तो इसी मंडल। किस मंडल में जेट विमान नहीं उड़ाए जाते? किस मंडल में जेट विमान उड़ाए जाते हैं? ठीक है। किस मंडल को मुक्ता मेघों की जननी कहा जाता है? समताप मंडल। ठीक है। ओजोन परतों की सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, यानी घनत्व पाया जाता है क्षोभ मंडल में। कहां पर? ये वैसे तो ओजोन परत आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो याद रखेंगे कि 16 किलोमीटर से ही ये पाई जाने लगती है ना। लेकिन घनत्व कहां पे है? तो 20 से 35। दिल्ली टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि न्यूक्टिलुसेंट, उसी को हिंदी में बोला था दीप्ति, निशा दीप्ति मेघ। हेलो, निशा दीप्ति मेघ, न्यूक्टिलुसेंट मेघ पाए जाते हैं, उसी को हिंदी में निशा दीप्ति मेघ पाए जाते हैं। किस मंडल में? किस मंडल में बड़े बड़े हिमकण पाए जाते हैं? ठीक है। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े हिमकण होते हैं, उसी से टकरा करके जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो चमकीले चमकदार रूप में दिखाई देते हैं वो बादल। उसी को जो निशा दीप्ति मेघ कहते या न्यूक्टिलुसेंट मेघ कहते, ठीक है, या रात्रिचर मेघ कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे मेघ जो है इन्हीं को कहते हैं। ये प्रश्न के रूप में ये पूछे जा सकते हैं। रात्रिचर मेघ, दीप्ति, निशा दीप्ति मेघ, न्यूक्टिलुसेंट मेघ कहां पाया? ठीक है। किस मंडल में? मध्य मंडल में। ऐसे प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, नए प्रश्न है। जैसे ये पूछा गया है प्रश्न की किस मंडल में
रेडियो तरंगे किस मंडल में रेडियो संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल। यह प्रश्न पूछे गए किस मंडल से टकराकर रेडियो तरंगे धरातलीय सतह पर आती है? आयन मंडल से। किस मंडल में सर्वाधिक उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। सर्वाधिक उपग्रह बहिर्मंडल। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस किस मंडल में पाए जाते हैं? आयन मंडल। ऐसे ये सब प्रश्न पूछे गए, बस यही सब प्रश्न पूछे गए। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे, अब एक एक को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब प्रश्न जो है हमने आपके सामने निकाल करके रख दिया। जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो एक बार पुनः ये रिपीट होना शुरू हो जाए, बस क्लियर। ठीक है, चलिए देख। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। पहला, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहा जाता है क्षोभ मंडल कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत, सुनेंगे, जिसकी ऊंचाई सभी मंडलों में सबसे कम है। जरा इधर देखें कि सबसे कम अगर है तो यहां पर देखिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई जो है 8 से 10 किलोमीटर। देखिए ये ऐसे फैली है, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री विषुवत, ये इस तरह से फैली, ये वायुमंडल ऐसे फैली। ऐसे यहां पे जो इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा यहां पर है और सबसे कम ऊंचाई, देख रहे हैं ना, ये विषुवत रेखीय प्रदेशों में इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर तक है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में 8 से 10 किलोमीटर है। क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान कम होने के कारण वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु क्या होती है? भारी होती है। भारी होती है तो क्या होती है? नीचे की ओर तभी रहते, इसलिए जो यहाँ पर। लेकिन विषुवत रेखीय प्रदेशों में तापमान उच्च होने का हवाएं गर्म होती है, गर्म हवाएं क्या होती है? फैलती है, फैल करके ऊपर उठ जाती है ना। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे पूछा, प्रश्न लिखते वक्त मैंने आज लिखा था एक प्रश्न कि आर्द्र वायु हल्की होती है कि शुष्क वायु? आर्द्र वायु, शुष्क वायु भारी होती है। गर्म एवं आर्द्र वायु हमेशा क्या होती है? हल्की होती है। जैसे अब पानी को गर्म कीजिए ना, पानी को गर्म कीजिए तो पानी में से वायु गर्म हो करके आर्द्रता ली हुई, आर्द्रता मतलब क्या? जलवाष्प, वायु में उपस्थित जलवाष्प, वो आर्द्रता ली हुई ऊपर उठती है कि नहीं उठती है? तो गर्म एवं आर्द्र वायु कैसी होती है? हल्की होती है। और जब वही वायु, अगर मान लीजिए वायु कहीं अब शुष्क होती है तो भारी होकर नीचे की ओर उतरती है। तभी तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, लोकेशन देख रहे हैं? पश्चिमी घाट के लोकेशन देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं ना? बोला ना। हाँ, ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा और ये जैसे ये वायु अगर यहां से ऐसे उठती है तो यहां पे तो संघनन की प्रक्रिया कर इधर
इस क्षेत्रों में वर्षा कराती है, लेकिन कुछ वायु जब ऐसे उतरती है तो ये क्या होती है, शुष्क हो जाती है। ठीक है, और तभी तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे वर्षा कम होती है, जहां वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण। याद आया कुछ, पता चला ये कि नहीं, ऐसे ही जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण ऐसा ही है ना। तो इसलिए जो मैंने कहा कि आर्द्र वायु, कभी कभी प्रश्न के रूप में ऐसे मैं बता रहा हूं, जिस तरह से आपकी जो कंडीशन है, अगर प्रश्न ये रख दिया जाए तो 50% स्टूडेंट यही गलती करके आएंगे कि आर्द्र वायु होते भारी होते, है कि नहीं, सही बात है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसकी ऊंचाई सभी मंडलों में क्या होती है, सबसे कम होती है। यही प्रश्न पूछा भी गया, लेकिन विषुवत रेखीय प्रदेशों में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, इस मंडल में लगभग 95% गैसें पाई जाती। इस मंडल में कितनी गैसें हैं, लगभग 95% गैसें जो है इसी मंडल में पाई जाती। क्लियर है। अब जब 95% गैसें इसी मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा इसी मंडल में 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या चलती है भाई, जेट धारा या जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट धारा यहीं पे चलती है, अर्थात तूफानी हवा जो है इसी मंडल में 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती। इसी मंडल में बादलों का निर्माण होता है, तूफानी हवाएं चलती है, बादलों का निर्माण होता है। मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, जिस कारण इस मंडल को परिवर्तन मंडल, जैसे परिवर्तन मौसम संबंधित सारी घटनाएं, अभी मान लीजिए धूप खिला है, अचानक दोपहरिया बाद मौसम बदला, बादल खिला, बारिश हुई, फिर मौसम साफ। तो ये क्या है, मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसी मंडल में बादलों का निर्माण होता है, और एक मंच पर जब आप देखते हैं किसी रंग मंच पर आए हुए कलाकार एक ही रंग के कपड़े पहने होते हैं, अलग अलग उस रंग मंच पे अलग अलग कलाकार जो है अपनी अलग अलग चीजों को पेश भी करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह से यहां पर भी कई रंग के बादल पाए जाते हैं, कोई भूरा है, कोई श्वेत है, कोई काला है, ऐसा होता कि नहीं। इसलिए इस मंडल को बादलों का रंग मंच भी कहा जाता है। क्लियर है। अब बताओ, जहां बादल भी है, तूफानी हवा भी चलती है, वहां कभी जेट विमान नहीं उड़ाए जाते हैं, जेट विमान नहीं उड़ाए जाते हैं। अब चलते, अब क्या होता है, तो इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर, देखिए यहां ऊंचाई बढ़ने पर ताप में कमी आती है। किस दर से, 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस या 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के दर से कमी आती है। इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। याद रखिएगा, यह सामान्य ताप ह्रास दर है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कोई बदलाव ना आए तो उसे शून्य ताप ह्रास दर भी कहते हैं। ये शब्द को याद रखिएगा, जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान इस दर से अगर कम होता है तो उसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर की दर से जब घटता है तो इसे शुष्क
रुद्धोष्म तापहास दर कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के दर से कम होता है तो उसे आर्द्र रुद्धोष्म तापहास दर कहते हैं, जो आगे के टॉपिकों में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन के रूप में हमने आपको क्या बताया कि जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे शून्य तापहास दर कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य तापहास दर कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी। क्लियर है? अब चलते हैं, जरा इधर देखेंगे। इस मंडल में के ऊपरी भाग में देखिए, ऊपरी भाग में 1.5 किलोमीटर मोटी, ये जो परत देख रहे हैं इसकी मोटाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर मोटी, 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जिसका नाम है क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपाउज, जहां पे तापमान क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है, घटता। तो इसको हम बोलते हैं संक्रमित पेटी। हमने बताया था संक्रमित पेटी का मतलब कि जैसे यहाँ धूप खिला है, वहां बारिश हो रही है, बीच का भाग एक ऐसा होता है जहां पे धूप भी खिला होता है और बारिश भी होती है। गांव में लोग बोलते हैं सियार का ब्याह हो रहा है, हा? नहीं बोलते? यहाँ आदमी का ब्याह नहीं होता है, यहाँ सियार के लोग ब्याह कर देते। वो संक्रमित पेटी कहा जाएगा जहां धूप भी है और बारिश भी हो रही है। तो संक्रमित पेटी का मतलब ये मिला जुला है कि नहीं? तो इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.5 किलोमीटर मोटी एक संक्रमित पेटी पाई जाती। आइए 2 लाइन नोट करते हैं इसको। क्षोभ में हेलीकॉप्टर तो इसी मंडल के निचले भाग में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल के। हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पे थोड़े ना जाता है, तो निचले भाग में उड़ाए जाते। ठीक है, बड़ी बड़ी जहाज जो जहाजें होती है वो क्षोभ मंडल वायु मंडल के यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल के नीचे चली जाती। नोट करते हैं, लिखेंगे, लिखा जाए क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे निचली परत, निचली परत जिसकी ऊंचाई सभी मंडलों में, जिसकी ऊंचाई सभी मंडलों में सबसे कम है, सबसे कम है। सबसे कम, आगे नोट करेंगे, सबसे कम। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखीय प्रदेशों में 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में 8 से 10 किलोमीटर है, 8 से 10 किलोमीटर है, 8 से 10 किलोमीटर है, 8 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, जहां ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस या 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस या 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर लिखा हुआ है। 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस या 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर की दर से ताप में कमी आती है, दर से ताप में कमी आती है, जिसे
सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। ये सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। ठीक है, लेंगे आगे। वायुमंडल की लगभग 95% गैसें, वायुमंडल की लगभग 95% गैसें इसी मंडल में पाई जाती है। इसी मंडल में पाई जाती है। इसी मंडल में पाई जाती है। आगे, इसी मंडल में, इसी मंडल में 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक तूफानी हवा, एक तूफानी हवा जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम या जेट धारा, जेट स्ट्रीम चलती है, चलती है। ठीक है, इसके अलावा, इसी मंडल में सभी प्रकार के बादलों के निर्माण के साथ साथ, सभी प्रकार के बादलों के निर्माण के साथ साथ, 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 बता रहा, निर्माण के साथ साथ मौसम संबंधित सारी घटनाएं, मौसम संबंधित सारी घटनाएं घटित होती है, घटित होती है, जिस कारण इसे, इसे बादलों का रंगमंच एवं, बादलों का रंगमंच एवं परिवर्तन मंडल कहा जाता है, एवं परिवर्तन मंडल कहा जाता है। परिवर्तन मंडल कहा जाता है। आगे लिखेंगे, आगे। ठीक है, इस मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन की पतली परतें भी पाई जाती है। ओजोन की पतली परतें भी पाई जाती है, पाई जाती है, जिसका विस्तार लगभग, जिसका विस्तार लगभग 16 किलोमीटर के ऊपर, जिसका विस्तार लगभग 16 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। 16 किलोमीटर के ऊपर पाया था। हाँ, 16 किलोमीटर के ऊपर पाया। आगे नोट करें, इसके बाद 16 किलोमीटर के ऊपर आए। ठीक है, आगे लिंग, अगले लाइन से, क्षोभ मंडल के ऊपर
क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटी 1.5 किलोमीटर मोटी एक संक्रमित पेटी पाई जाती है, जिसे संक्रमित पेटी पाई जाती है जिसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ सीमा कहा जाता है, जहां तापमान घटता बढ़ता रहता है। तापमान घटता बढ़ता रहता है। आगे ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे समताप मंडल। समताप, जहां तापमान गिरना लगभग रुक सा जाता है, समान हो जाता है तापमान, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। जरा इधर देखेंगे। समताप मंडल में यहां तापमान लगभग गिरना रुक जाता है। समताप मंडल में यहां पे तूफानी हवाएं नहीं चलती है। यही कारण है कि इस मंडल में के निचले भाग में, ये निचला भाग है, निचले भाग में जेट विमान उड़ाए जाते। याद रखिएगा, इस मंडल के निचले भाग में जेट विमान उड़ाए जाते। किसके? समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान उड़ाए जाते। प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर कि किस मंडल में, तो इसी मंडल के निचले भाग में जेट विमान उड़ाए जाते। इसी मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन का घनत्व तो पाया जाता है। ओजोन परत का घनत्व तो पाया जाता है। ये ओजोन परतें करती क्या है, जरा यहां देखें। हमारे वायुमंडल में जैसे ये है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है, और ये समताप, और इसी के बीच में जो ओजोन ये लेयर है, ये करती है कि जो ये ओजोन परतें जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनको धरातलीय सतह पर जाने से क्या कर देती है? रोक देती है। जब धरातलीय सतह पर जाने से ये पराबैंगनी किरणों को रोक देती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का कवच। पृथ्वी का कवच, इसे पृथ्वी का कवच कहते हैं। लेकिन जरा इधर देखेंगे, लेकिन धरातलीय सतह से, ये धरातल है, धरातलीय सतह से जब शाम के समय पार्थिव विकिरण होता है, धरातलीय सतह से जब ये पार्थिव विकिरण होता है, ये पार्थिव विकिरण होता है, तो ये पार्थिव विकिरण को भी ऐसे क्या कर देती है? रोक देती है। जिस कारण कि हमारा वायुमंडल क्या रहता है? गर्म रहता है। तो ये वायुमंडल के तापमान को भी बनाए रखने में मदद, इसके बाद धीरे धीरे निकलता है। ठीक है, ये ओजोन परतें ऐसे हो गई। अब यहां से पार्थिव विकिरण हुआ, पार्थिव विकिरण को रोक करके हमारे वायुमंडल को गर्म रखने में मददगार होती है। जब गर्म रखेगी तो उसको हम लोग कंबल बोलते हैं। तभी तो हम लोग जब ठंडी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं कि हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखे। तो उसी तरह से ओजोन परत को पृथ्वी का कंबल और पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो पृथ्वी का कवच के नाम से जाना जाता है। अब बात यह होती है, कभी कोई पूछ दे क्या इस मंडल में मेघ नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते। याद रखिएगा, सबसे धरातल पर सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले एक मेघ है जिसका नाम है पच्छाव। पच्छाव मेघ जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले यही मेघ है। जो चिड़ियों के पंख, जैसे चिड़िया का कोई पंख टूट के ऐसे आता तो बच्चे क्या करते हैं? ऐसे मुट्ठी से इसे पकड़ लेते हैं।
देखें कि नहीं कभी रुई के एकदम समान होता है। तो पछाव यानी पंछी के पंख के रूप। तो इस तरह के मेघ जो होते सबसे ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यही मेघ कभी कभी, यही मेघ कभी कभी क्षोभ सीमा को पार कर समताप मंडल के निचले भाग में चले जाते। तो कभी कभी अनाउंसमेंट होता है कि आज मौसम खराब होने के कारण इलाहाबाद यानी प्रयागराज से दिल्ली उड़ान भरने वाली जहाजों को रद्द किया जा रहा है। अरे भाई, बरसात का मौसम तो 3 महीने चलता है कि नहीं, तो क्यों नहीं 3 महीने तक जहाज बंद कर दिया गया ना। इन क्षेत्रों में कभी कभी क्या होता है कि क्षोभ सीमा को पार कर मेघ जब इस मंडल में पहुंच जाते हैं तो ये हम लोगों की जहाजें जो है इसी मंडल में बादल के ऊपर उड़ाई जाती है। जब ऊपर जहाज में से जब मुड़ी निकाल के बादल को जब देखेंगे खिड़की से, क्या हुआ? अरे एक बार मैं मुड़ी निकाल के खिड़की से जहाज की खिड़की खोला, मुड़ी निकाला, बादल देख। अच्छा, तो 2 खिड़कियां जैसे ट्रेन में होती है ना, एगो शीशा वाला, एगो जो एक को उठाया और वही शीशे में देख रहा था बादल को, तो एकदम चमकीला बर्फ की तरह, बर्फ चमकते उस तरह। मुझे एक दिमाग में हिमालय में आ गया हूं का तब। अच्छा, हम तो बादल के ऊपर समताप मंडल के निचले भाग में हमारी जहाजें जा रही है। वहां से जब बादल के ऊपरी भाग से सूर्य की किरणें टकरा के जब परावर्तित हो रही थी, तो जब जहाज के ऊपर तो शीशे पर इतनी तेज धूप लग रही थी जैसे लग रहा है चेहरा जल गया। हमने कहा बंद कर देते, लेकिन तब वो मन नहीं माना, क्योंकि उस दिन पहली बार मैं जहाज में बैठा था। पहली बार मैं जहाज में बैठा था, देखना तो अति आवश्यक है, क्योंकि भूगोल वाले छात्र देखा कि जहाज नदियां कैसे दिखाई दे रही, क्योंकि स्थलाकृतियों को दूर से ही देखने पे पता चलता है कि स्थलाकृतियां है कैसी, है कि नहीं। तो मजा आता है। अब दिन में तो देखा, फिर अब इच्छाएं हुई कि अब रात वाला भी सीन देखा जाए, सार कैसा दिखाई देता है। तो फिर दूसरी बार जो है रात वाला, ठीक है। तो ऐसी कर करके जिंदगी कट गई। तो यहां पर देखते, तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इसी मंडल के निचले भाग में जेट विमान उड़ाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्षोभ सीमा को पार कर पछाव में इस मंडल के समताप मंडल के निचले भाग में भी आ जाते हैं। लेकिन मेघ अगर सामान्य रूप से पूछा जाए, मेघ नहीं यहाँ पे पाए जाते, लेकिन कभी कोई कह दे कि मेघ पाए जाते हैं। क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा गया कि हमने बताया था, आपको चर्चा किया था कि भूकंप से क्या लाभ है। उन्होंने आके मुझसे पूछा, सर भूकंप से कुछ लाभ होता है क्या? हमने समझाया, उनको बताया, हाँ भूकंप से लाभ होता है। कहीं सर मैं नहीं जानता था। हमने कहा आप हमारे पास आए होते पहले तो मैं बताया होता क्या लाभ हो। तो कुल मिलाकर के उसी तरह से अगर किसी ने कहा दिया तो हाँ पाए जाते। कौन से मेघ होते? पछाव मेघ। ठीक है, तो आइए 2 लाइन इसको हम लोग जोड़ते हैं। हाँ, इसके भी ऊपरी भाग में एक संक्रमित पेटी पाई जाती है जिसका नाम है समताप सीमा, जहां पे तापमान घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, 2 लाइन नोट करते हैं, लेंगे तो बोला जाए, लिखिए, बोल रहा हूं। समताप यह लगभग 18 से 50 किलोमीटर के बीच, 18 से 50 किलोमीटर के बीच फैली हुई परत है, फैली हुई परत है जहां तापमान गिरना लगभग रुक जाता है, जिस कारण इसे समताप मंडल कहा जाता है।
जिस कारण इसे समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल के निचले भाग में, इस मंडल के निचले भाग में जेट विमान उड़ाए जाते हैं, जेट विमान उड़ाए जाते हैं, जेट विमान उड़ाए जाते हैं। आगे लिए जेट विमान उड़ाए जाते। इसी मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच, 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत का सकेंद्रण, सकेंद्र में घनत्व या सघनता, सघनता लिख देते, पाई जाती है, सघनता पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को, परावैंगनिक किरणों को परावैंगनिक किरणों को रोककर, परावैंगनिक किरणों को रोककर पृथ्वी की रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है, जिस कारण इसे पृथ्वी का कवच, पृथ्वी का कवच कहा जाता है, कवच कहा जाता है, कवच कहा जाता है। इसके अलावा कवच कहा जाता है। इसके अलावा इस मंडल, इसके अलावा इस मंडल, सॉरी, इसके अलावा यह परत, कौन सी? ओजोन परत। इसके अलावा यह परत पार्थिव विकिरण को रोककर, पार्थिव विकिरण को रोककर वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में रोककर वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में मददगार होती है, जिस कारण इसे पृथ्वी का कंबल, इसे पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, कंबल कहा जाता है, पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। आगे नोट करिए, पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। देखिए, समताप मंडल के निचले भाग में कभी कभी निचले भाग में कभी कभी निचले भाग में कभी कभी पछाभ मेघ पाए जाते हैं,
पछाड़ मेघ पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ठीक है। आगे, इस मंडल के ऊपरी भाग में, इस मंडल के ऊपरी भाग में फैली हुई 5 किलोमीटर मोटी, देखिए इसकी मोटाई भी बताई गई है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मोटी संक्रमित पेटी को, 5 किलोमीटर मोटी संक्रमित पेटी को क्या बोलते हैं? समताप सीमा कहा जाता है। समताप सीमा कहा जाता है। समताप सीमा कहा जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही। कल के क्लास में हम लोग इन सब के बारे में, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्य मंडल और इसके बाद जो है आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तापमान वगैरह भी कल हम लोग सुना, ठीक है।